गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक त्रिभुज का एक टाइप्स है जिसे हम पहले तो पढ़ चुके हैं। एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, इसका मतलब है ट्राइंगल कि जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, समान होती है। अब जिसे यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो इसके आमने सामने के जो एंगल्स भी होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। इसका मतलब है कि जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसका मतलब है कि टू साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल को ही हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। फिर जैसे यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये ए, ये बी और ये सी है। यहाँ ए, बी और सी है। अब जैसे ट्राइंगल के तीन साइड्स हैं तो यहाँ मैंने लिखा कि सबसे पहले जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं होगी दो साइड के। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग की यहाँ मैंने लिखा ए बी और एक ए सी। यहाँ ए बी बराबर है ए सी के बट नॉट इक्वल टू बी सी। यहाँ दो साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ मैंने लिखा ए बी ए सी के बराबर है बट नॉट इक्वल टू यहाँ बी सी है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे मान लो कि इस भुजा की जो लेंथ है वो ए है तो इसकी भी क्या होगी ए। इसका मतलब है कि ये भी क्या है बी। क्योंकि दो साइड इक्वल है तो मैंने ए और ए लिखा, तीसरी साइड को मैंने इक्वल नहीं लिखा है, अनइक्वल हो गया। इसका मतलब है कि ये बी हो गया। ए और बी है। अब जैसे यहाँ से आपको निकालना है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा ट्राइंगल है। ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी तीन भुजा से घिरी बंद आकृति, इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है वो एक तरीके से आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो ये हमें ध्यान रखना है, b/4 रूट ऑफ यहाँ 4a² माइनस b²। यहाँ b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस b² होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो रूट ऑफ, जैसे यहाँ मैंने लिखा b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस b² होता है। अब ये निकला कैसे? क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे एक तो हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया भी हम पढ़ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। फिर यहाँ विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में यहाँ एक आता है समकोण, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो जाएगा स्केलेट ट्राइंगल। ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि इन तीनों का तो एरिया होता है, ऐसे ही हमें ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया किसके इक्वल होता है। तो b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस b² होता है। अब जैसे ये हमने निकाला कैसे, यहाँ समझ लो एक बार। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया, और ट्राइंगल का मतलब है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ही बनाना है आपको। फिर जैसे मान लो कि ये आपके पास में ए सीड्स हो गया, ए वर्टेक्स। ए सीड से सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाला।
ठीक है, इसका मतलब है कि शीर्ष ए से यहाँ लंब डाला और इसको ये समद्वि विभाजित कर रही है ए शीर्ष से सामने वाली भुजा को। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, क्योंकि दोनों तो ए लेंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है, समान। तीसरी भुजा अलग होती है, इसका मतलब है कि तीसरी भुजा क्या हो गई, अलग, जो बी ले लिया। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, इसका मतलब है कि समद्वि विभाजित किया। समद्वि विभाजित का मतलब होता है जिसकी टू, मतलब एक भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब जैसे ये लेंथ पूरी बी है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास में ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। ये ए, ये बी और सी है, तो इसका मतलब है कि ये होगा बी अपॉन टू, ये होगा बी अपॉन टू। इसका मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में मैंने बी को डिवाइड कर दिया, क्योंकि बी का आधा क्या होता है, बी अपॉन टू, फिर बी अपॉन टू। तो मैंने पूरी भुजा, जो पूरी साइड है बी है, उसके मैंने दो पार्ट कर दिए, बी अपॉन टू और बी अपॉन टू हो गया। अब जैसे एक तरीके से यहाँ ऊपर वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैंने समद्वि विभाजित करके लंब डाला, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है, तो एक तरीके से यहाँ जो बाहर की तरफ ए बी सी ट्राइंगल है, इसके अंदर भी दो ट्राइंगल बन गए। एक तो फर्स्ट ट्राइंगल बन गया और एक सेकंड ट्राइंगल बन गया। बना नहीं बना? अब ये ट्राइंगल भी कौन सा बना, जैसे मान लो कि यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ एक का निकाल लो, हमें एच निकालना है। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा, इसका एरिया निकाल लो एक बार, ठीक है। ये एक काम करो, पाइथागोरस प्रमेय से कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मुझे ये निकालना है एच, एक तरीके से जैसे मान लो कि ये निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ मैंने लिखा, इसको पी नाम दे दो आप, मुझे ए पी निकालना है। अब मुझे बताना कि किसी भी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है भुजा, वो कर्ण होती है। इसका मतलब है कि कर्ण, ये आधार और ये हो गई एक तरीके से लंब, जो हाइट की फॉर्म में है। तो यहाँ मैंने अगर कर्ण, जैसे मैंने निकाला लंब, लंब एक तरीके से क्या होता है, यहाँ लंब बराबर होता है, यहाँ रूट ऑफ कर्ण के होल स्क्वायर में से किसको माइनस करते हैं, आधार के होल स्क्वायर को हम माइनस करते हैं। आधार के होल स्क्वायर को हम माइनस करेंगे। अब जैसे लंब का मतलब एक तरीके से ये हाइट हो गई, तो यहाँ एक तरीके से ये हाइट हो गई, तो रूट ऑफ यहाँ कर्ण, कर्ण का मतलब होता है ए, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आधार का मतलब है बी अपॉन टू, तो बी अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ, यहाँ मैंने निकाला ए स्क्वायर, फिर माइनस बी, तो ये बी स्क्वायर, फिर यहाँ 2 की पावर 2 4 होगा, तो ये रूट ऑफ। अब जैसे यहाँ मैंने 4 क्या लिया, एलसीएम लिया, तो 4 को हम ए स्क्वायर से करेंगे तो 4 ए स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 4, यहाँ 4, तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा। अब जैसे अगर मैंने 4 को बाहर निकाला रूट के बाहर, अभी ये रूट के अंदर है पूरा का पूरा, ऊपर वाले पार्ट को तो रूट के अंदर रहने दो क्योंकि निकलेगा ही नहीं। 4 को निकाल सकते हैं तो ये 1/2 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ रूट के अंदर यहाँ एक फॉर्म बचेगी, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। बचेगा नहीं बचेगा? अब जैसे हमें निकालना है इसकी हाइट, हाइट निकालनी है, तो वो हम निकाल चुके हैं। जो हाइट है वो किसके इक्वल है, 1/2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमें तो निकालना है इसका एरिया, एरिया का मतलब है ये वाला पार्ट भी निकालना है, ये वाला पार्ट भी निकालना है। तो फिर मैंने यहाँ लिखा कि ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ लिखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ मैंने लिखा 1/2। अब जैसे जो पूरा पूरा, जैसे ये पूरा ट्राइंगल हो गया, ये इसका आधार हो गया, आधार का मतलब ये पूरा का पूरा अब क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ मैंने आधार की जगह बी लिखा, फिर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है ये, और ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल है, तो यहाँ मैंने लिखा जैसे बी
यहाँ आधार का मतलब बी इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट ऑफ 4a² माइनस b²। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 को b से करूँगा तो b को 1 से करेंगे तो b, 2 को मैंने 2 से किया तो 4, तो b/4 रूट ऑफ यहाँ 4a² माइनस b² हो जाएगा। अब इसमें यहाँ जो कंडीशन है, सबसे पहले यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ एक तरीके से 3 कंडीशन बनेगी। यहाँ एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो हो गया क्षेत्रफल, मतलब एक तो आपको देंगे क्षेत्रफल, एक तो फर्स्ट, फिर सेकंड, इसके बाद में यहाँ एक भुजा देंगे या दो समान भुजा। दो समान भुजा का मतलब है ये, तो दोनों में से जैसे मान लो कि ए दे दिया, और थर्ड यहाँ देंगे एक बी, इसका मतलब है कि ये तो दो समान भुजा हो गई, दो समान भुजा, और जो बी है एक तरीके से वो तीसरी भुजा हो गई। तो यहाँ टोटल 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में से क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन देंगे, एक कंडीशन निकालने को बोलेगा, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा तो वैसे भी क्या होंगी, समान होंगी। समान है तो इसका मतलब है कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये वैल्यू फिर अलग होगी। अगर ये दोनों 3 है तो ये 3 नहीं होगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल थोड़ी होंगी समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये ध्यान रखना कि एक तो क्षेत्रफल देंगे या एक भुजा देंगे जो समान है, और एक बी, तो 3 में से आपको 2 कंडीशन क्वेश्चन में देगा और एक कंडीशन निकालने को बोलता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार लिखो फिर आगे करते हैं, एक बार करेंगे फिर। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा समद्विबाहु त्रिभुज, क्या समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अंदर भी बना सकते हैं हम? क्या समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज भी बन सकता है क्या? कैसे बनेगा मैं ये पूछ रहा हूँ। एक तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। फिर जैसे मैंने यहाँ बोला कि अगर मैंने यहाँ ये लिखा एक ट्राइंगल है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा ही बनता है? क्या ये आपका, जैसे ये आपके पास में एक ट्राइंगल बना हुआ है, जैसे यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये क्या मैं इस वाले ट्राइंगल में अगर ये दोनों भुजा को मैं बराबर करूं तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है क्या? जैसे मैंने लिखा एक समकोण त्रिभुज, जैसे मान लो कि ये आपके पास में है समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का एंगल है। क्या इसमें जैसे दो भुजा हैं, क्या दो भुजा जैसे मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो और ये भुजा हो गई दूसरी, कोई से भी मान लो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है? समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमेशा नहीं होगा, लेकिन जैसे वैल्यू जब किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाएं बराबर होती है समकोण के अंदर, तो हम लिख सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास में दो भुजाएं बराबर हैं, तो हम फिर 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं ऐसे। तो ये 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 32। इसका मतलब ये 16 होगा, ये 16 होगा तो ये 32 हो जाएगा। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि तो ये 16 गुना 2, 16 इंटू 2 बाहर लेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा। एक बार करो इसको फिर आगे करते हैं हम।
हो गया सबका? ये अपनी ना ये मैं समझाऊंगा। देखो आगे। देखो जैसे ये ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये मैंने लिखा सी। अगर ये है एक्स तो ये भी जैसे मान लो एक्स है, तो ये क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे तो, ये हो जाएगा √2x या x√2। x√2 कैसे आएगा? देखो सबसे पहले ये तो है 90 डिग्री का एंगल, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आपके पास में हो जाएगा। जैसे मुझे निकालना है कर्ण, तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो x² प्लस x², तो ये 2x² होगा। अब रूट के अंदर x² है तो रूट के बाहर x, और रूट के अंदर क्या है? इसका मतलब है कि जो कर्ण है वो x√2 के इक्वल होगा। वो कब होगा? जब दो भुजाएं समान हो समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब है कि x और x है तो कर्ण हम निकाल सकते हैं x√2। ठीक है, x√2। जैसे क्वेश्चन लिखो, एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण यहाँ 28√2 सेंटीमीटर है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए। थ्री 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ बी 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ डी है, यहाँ 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो कर्ण है वो है 28√2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, अगर कर्ण दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि एक तरीके से इस फॉर्म में यहाँ ट्राइंगल बनाओ आप। और यहाँ मैंने बताया था कि जो कर्ण है वो 28√2 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ जो कर्ण है वो किसके बराबर है? x√2 के। तो यहाँ मैंने x√2 को मैंने 28√2 के बराबर रखा है। √2 से √2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। जो x है वो किसके बराबर होगा? 28 के बराबर होगा। और ये कब निकला? एक तरीके से जब ये भुजा एक तरीके से ये समान है तो इसका मतलब है कि यहाँ x√2 निकलेगा। अब जैसे x√2 को मैंने इस वाले पार्ट के बराबर रखा तो यहाँ जो भी मिला है एक तरीके से ये भी 28 है और ये भी क्या है? 28 है। अगर समकोण त्रिभुज है तो मैंने क्षेत्रफल निकाला त्रिभुज का, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
तो ये तो 28 इंटू 28, फिर ये तो हो जाएगा 14, फिर 14 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 392, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने यहाँ कर्ण में से जैसे सबसे पहले हमने x निकाला, जिसकी दो भुजाएं समान हैं वो निकाला है। दो भुजा समान होने का मतलब है हमने ये निकाल लिया। ये निकालने के बाद में यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ बेस और ये हाइट, जो किसके इक्वल है, 392 के इक्वल है। निकालो एक बार। सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, अब जैसे यहाँ देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, जैसे मान लो कि ये है, इसका जो आधार है वो है 8 सेंटीमीटर। अब उसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, मतलब जैसे मान लो कि एक 5 है तो दूसरी भी तो 5 ही होगी, क्योंकि दो समान है। फिर आधार से आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई, इसका मतलब है कि जब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, इसका मतलब है कि ये दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये इसका मतलब है कि ये 4 है तो ये भी क्या होगी, 4 होगी, ये 4 तो ये भी 4। अब जैसे यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, आपसे यहाँ पूछा है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब आपने लंब डाला तो उसकी ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई का मतलब है कि लंब हो गया एक तरीके से। तो यहाँ अगर आप लंब निकालोगे तो वैसे तो फिक्स होता है, एक होता है 3, एक होता है 4 और एक होता है 5। ठीक है, वैसे कल लिखवाया था मैंने कि जैसे मैंने यहाँ लिखवाया था कि अगर एक 3 है, एक 4 है, तो तीसरी क्या होगी, 5। 5 का मतलब है कि 5 सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका मतलब है कि एक तरीके से ये कर्ण हो गई। फिर यहाँ दोनों में से आपको जो देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ तो 4 दिया हुआ है,
तो 4 तो दे दिया आपको, लेकिन इसका मतलब है कि कौन सा नंबर बच गया, 3। तो यहाँ 3, तो ये इसकी जो हाइट हो गई वो किसके बराबर हो गई, 3 के। या फिर लंब निकाल सकते हो, जैसे मान लो कि ये आपके पास में क्या है, लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण के होल स्क्वायर में से आधार के होल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखो, कर्ण के होल स्क्वायर को माइनस करो तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16। ठीक है, तो ये 9 हो गया, 9 के ऊपर रूट लगेगा। इसका मतलब है कि अगर हमें ये निकालना है तो रूट के अंदर 25 माइनस 16, तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 9, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 3 के इक्वल होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये निकालो, देख लो, वापस से समझ लो उसको एक बार। एच बराबर रूट ऑफ कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ कर्ण का मतलब है 5, तो 5 की पावर 2, माइनस आधार का मतलब है 4, तो 4 की पावर 2। तो ये मैंने लिखा 25 माइनस 16, तो यहाँ क्या मिलेगा, रूट 9, रूट 9 के इसके इक्वल होता है 3 के, ऐसे आया। और इसको जल्दी एक बार। हो गया। 4 ऐसे आया, जैसे मान लो कि ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, 8। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ शीर्ष से सामने वाली भुजा पर समद्विभाजित मतलब और लंब डाला, तो इसका मतलब है कि ये इसके 2 हिस्से हो गए बराबर। इसका मतलब है कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। तो अगर ये तो पूरी लेंथ 8 है, तो इसका मतलब है कि ये भी 4 हो गई, तो ये भी 4 हो गई, तो दोनों को मिला करके 8 हो गई। इसका मतलब है कि 2 हिस्से कर दिए, तो मैंने 2 का डिवाइड कर दिए। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो डिवाइड किसका करोगे, 2 का। तो 2 का डिवाइड करने पर 8 के अंदर तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 और एक 4। तो ये एक 4 है, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया। इसका मतलब है कि एक हो गया 4, एक हो गया 5, तो ये एक 3 निकलेगा। वो किसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, जो हमने ऐसे निकाला है। ठीक है, हो गया सबका। यहाँ लिखो, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या है। हाँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ देखो, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ डी, ये
134 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये बताओ एक बार। जैसे ये पूरा पूरा बनाए, सबसे पहले ये आपके पास में, ये देखो, एक तरीके से ये तो हो गया एक आयत। इसका मतलब है कि जैसे मैंने, ये हो गया एक आयत, और आयत में क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाई क्या होती है, बराबर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अगर ये, अब इसकी जो पूरी लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये भी पूरी लेंथ कितनी होगी, 19 सेंटीमीटर। जैसे मान लो कि ये आपके पास में 12 है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगी, 7। इसका मतलब है कि ये लेंथ इसकी कितनी होगी, 7 होगी। अब यहाँ जो ट्रायंगल बना हुआ है वो एक तरीके से समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो सबसे पहले एक आयत का क्षेत्रफल निकालोगे और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, और दोनों के एरिया को, क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि तभी तो आपको मिलेगा संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ अगर आपको टोटल एरिया निकालना है, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले एक तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और प्लस यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ आधार इंटू ऊंचाई, तो L इंटू बी। देखो यहाँ मैंने लिखा एक तरीके से, ये आपके पास में, जैसे हमने, ये तो आपके पास में लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, 19 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब जैसे यहाँ देखो, ये तो आधार हो गया 6, और एक तरीके से इस वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी हो गई, 7। अब जैसे मैंने इस वाले पार्ट को कट किया, तो ये तो मिलेगा आपको 3। अब 19 को मैंने अगर 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 114। तो यहाँ 114, फिर प्लस, और 3 को 7 से, तो यहाँ 21। अगर दोनों को प्लस किया तो 135। इसका मतलब है कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन का। ठीक है, करो इसको एक बार। हो गया। आगे देखो, चतुर्भुज ABCD में जैसे चतुर्भुज ABCD में यहाँ AB,
17 सेंटीमीटर, यहाँ BC 8 सेंटीमीटर, OCD 9 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर तथा AD 12 सेंटीमीटर। यहाँ AD 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले यहां मैंने जैसे एक चतुर्भुज है, मतलब ABCD, हाँ, जैसे एक चतुर्भुज है ABCD। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। जैसे मैंने यहाँ एक चतुर्भुज बनाया ABCD, ये A, ये B, ये C और ये हो जाएगा D। ठीक है, समझना इसको एक बार। चतुर्भुज सब जानते हैं कि चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब इसमें यहाँ AB का मतलब है कि 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने लिखा 17 सेंटीमीटर। फिर लिखा BC, यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ CD, ये 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर तथा AD है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब जैसे चतुर्भुज में यहाँ जो विकर्ण होते हैं वो होते कितने हैं? 2 होते हैं। ठीक है, विकर्ण कितने होते हैं? 2। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग जैसे हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ एक चतुर्भुज ABCD में AB 17, BC 8, यहाँ CD 9 तथा AD 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने वैसे कल लिखवाया था कि एक होता है 3, एक होता है 4, तो एक होता है 5। इसका मतलब होता है कि ये आपके पास में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। एक होता है 6, एक होता है 8, एक होता है 10, एक होता है 5, एक होता है 12, एक होता है 13, एक होता है 8, 15 और 17, एक होता है 7, 24 और 25। ठीक है, जैसे यहाँ 20, एक 21 और एक 29। जैसे इसका मतलब है कि ये कर्ण हो गया। और एक 9, एक 40 और एक 41। इसका मतलब है कि यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा है ये तो आपके पास में क्या हो गई? कर्ण। फिर बाद में यहाँ जो बाकी की 2 भुजा है, अगर एंगल नहीं देते तो हम लंब और आधार दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन एंगल देते हैं तब कंडीशन फिक्स हो जाती है कि लंब क्या है, आधार क्या है। अब जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 17। इसका मतलब है कि यहाँ एक तरीके से यहाँ 8 तो लिखा हुआ ही है और एक लिखा हुआ है 17। इसका मतलब है कि यहाँ समकोण वाली कंडीशन बनेगी। तो जैसे मान लो कि फिर मैंने यहाँ एक लंब ये कर्ण खींचा मैंने एक, इसका मतलब है कि ये आपके पास में ये 8 है, ये 17 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें अगर निकालना है एक, तो ये, तो सबसे पहले अगर मुझे ये निकालना है तो ये तो पक्की बात है कि इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 17। तो सबसे बड़ी भुजा है 17, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल वही होता है जो सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो एंगल हो गया वो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के जैसे सामने क्या होता है? एंगल होता है। जैसे हम समकोण त्रिभुज रखते हैं, जैसे मान लो कि ये है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कौन सी होती है? कर्ण। इसका मतलब है कि जो कर्ण है उसके सामने वाला जो एंगल है वो भी तो सबसे बड़ा ही होगा, इसका मतलब है 90 डिग्री। तो यहाँ एक तरीके से ये 90 डिग्री का हो गया।
तो ये पक्की बात है कि ये तो हो गया कर्ण। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल की। सेकंड वाले ट्राइंगल की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा ये फर्स्ट ट्राइंगल है, यहाँ 8 है, यहाँ 17 है, तो यहाँ मैंने चेक किया कि यहाँ एक 15 बच गया। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 17, वो दी हुई है। तो इसके जस्ट सामने यहाँ एक तरीके से जो सबसे बड़ा एंगल वो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ क्या है, 9, एक होता है 12। इसका मतलब है कि ये 8 है, ये 17 है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, 15 होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 15 होगा, 15 होगा। अब जैसे यहाँ आपके पास में ये सेकंड त्रिभुज बन रहा है ट्राइंगल, तो सेकंड ट्राइंगल में हमने यहाँ चेक किया कि ये आपके पास में क्या है, 9 सेंटीमीटर, ये क्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि फिर हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि यहाँ आपके पास में ये 9 है, ये 12 है। तो जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल बन रहा है इस टाइप से कुछ, जैसे यहाँ मैंने लिखा 9 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा 12 सेंटीमीटर। अभी जैसे मान लो कि यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखा, अब हमें एंगल फिक्स नहीं है अभी, तो फिर मैंने यहाँ क्वेश्चन में यहाँ तो लिखा हुआ है कि ये 15 सेंटीमीटर है, 15 है। अब जैसे मैंने यहाँ चेक किया, क्या इन दोनों का स्क्वायर करने पर क्या ये 15 मिल रहा है क्या, तो यहाँ कर्ण बराबर क्या होता है एक तरीके से, तो यहाँ रूट ऑफ लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा 12 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो 12 का होल स्क्वायर क्या होता है, 144, और 9 का क्या होता है, 81। क्या दोनों को प्लस करने पर हमें 225 मिलेगा, दोनों को प्लस करने पर क्या मिलेगा, 225। क्या रूट के अंदर 225 है तो रूट के बाहर क्या मिलेगा, 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ मैंने लिखा 15, ये मैंने लिखा 15। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 15 लिखा, तो इसका मतलब है कि इस वाले ट्राइंगल में तो यहाँ जब एंगल बनेगा तो इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो ये तो कर्ण हो गया, और इसका मतलब है सेकंड ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि तो ये आपके पास में क्या हो गया, कर्ण हो गया। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कर्ण ये हो गया। इसका मतलब है अब जैसे यहाँ देखो, हमें निकालना है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ त्रिभुज, मैं एक बार ये लाइन लिख रहा हूँ, प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब जैसे यहाँ बताओ, इस वाले त्रिभुज में जो आधार है वो क्या होगा, बताना एक बार, आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। किसको, 8 और 17 में से क्यों मानूंगा, जब ये कर्ण हो गया तो ये आधार कैसे हो जाएगा, 8 और 15 में से। इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ 8 और 15 में से दोनों में से किसी एक को माना तो फिर हाइट हो जाएगी दूसरी वाली। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक तरीके से ये ट्राइंगल हो गया। ध्यान रखना कि ये आधार नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने ये तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। यहाँ दो भुजाएं बच गई, एक तरीके से जैसे मान लो कि ये हाइट हो गई तो ये क्या हो गया, एक आधार हो गया। तो जैसे मैंने आधार इंटू ऊंचाई, तो ये 8 हो गया। फिर प्लस दूसरे वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो ये तो कर्ण हो गया। अब दो भुजा बच गई, एक आधार और एक हाइट। तो यहाँ मैंने लिखा आधार का मतलब है कि 1/2, यहाँ 1/2 9 इंटू 12, 9 इंटू 12। जैसे यहाँ मैंने कट किया तो ये तो हो जाएगा 4, ये कट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 6। 15 को जैसे 4 से मैंने किया तो ये तो मिलेगा 60। फिर प्लस ये मैंने प्लस किया तो क्या मिलेगा 54। इसका मतलब है कि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 114। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ट्राइंगल के दोनों एरिया को निकाल के प्लस कर देंगे तो पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी चतुर्भुज बनता है तो यहाँ मैंने एक विकर्ण खींचा, 4 भुजा दी हुई है। पहली भुजा यहाँ
17 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 8, तीसरी 9 और चौथी है 12। फिर यहाँ मैंने 8 और 17 के अकॉर्डिंग यहाँ ये 15 निकला। 15 का मतलब है कि सबसे बड़ी भुजा है 17 तीनों में से, 8, 15, 17 में से सबसे बड़ी भुजा है 17, तो इसका मतलब है ये कर्ण हो गए, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब है कि इसके जस्ट सामने 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये आपके पास में ये हो गया। फिर यहाँ आधार इंटू ऊंचाई वाली फॉर्म लगाएंगे हम, तो आधार तो ये हो गया और ये ऊंचाई ये हो गई। ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल में आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गई, दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दिया। करो इसको एक बार। हो गया सबका? देखो आगे। यदि एक यदि एक बरामदे की लंबाई तथा चौड़ाई लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, का अनुपात यहाँ 3:1 है, 3:1 है, और उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप परिमाप मतलब पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। नहीं, 40 मीटर है, मीटर में करना इसको, 40 मीटर है, 40 मीटर है, तो 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत ज्ञात कीजिए।
बरामदे में टाइल लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये निकालो एक बार, ट्राई करो एक बार। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है 1800, फिर 1600, फिर 1700 और डी 1900। हाँ, ट्राई करो एक बार। यदि एक बरामदे की जो लंबाई है और चौड़ाई मतलब लेंथ एंड ब्रेथ वो है 3:1 और इसका जो पेरीमीटर है परिमाप वो 40 मीटर है, तो 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत मतलब एक तरीके से कॉस्ट क्या है इसकी, कितने रुपए लगे, क्या है इसका 1800। जिसे यहाँ एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई का मतलब है L हो गया और यहाँ चौड़ाई का मतलब है B, तो ये 3 और ये 1। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने 3x और एक x लिया, तो इसका मतलब ये L हो गया, ये B हो गया। उसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है परिमाप, अब यहाँ एक तरीके से जो बरामदा है ना वो किस शेप में होता है, वो उसकी आकृति क्या होगी, आयत शेप में। तो सबसे पहले आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 ब्रैकेट में L+B होता है वो, क्योंकि आयत का परिमाप मैंने लिखवाया है कि यहाँ 2 ब्रैकेट में L+B, 2 ब्रैकेट में L+B मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 की टेबल से तो यहाँ मैंने कट किया तो यहाँ क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। यहाँ L का मतलब तो है 3x और B x हो गया, तो ये 20, दोनों को प्लस किया तो 4x, तो ये 20, यहाँ कट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो x है वो 5 के इक्वल है। तो यहाँ जो L है वो तो 3x, तो यहाँ 3 को हम 5 से करेंगे तो 15 मिलेगा। और यहाँ B है x और x अपना क्या निकला है, 5 निकला है। तो लंबाई तो 15 और चौड़ाई क्या हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि एक तरीके से हमें एरिया निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल में यहाँ जो इकाई मतलब पावर होती है वो 2 होती है, क्षेत्रफल में पावर 2 होती है, इसका मतलब है क्षेत्रफल निकालना है। और इस लाइन का मतलब समझना है कि यहाँ 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ जो भी रुपए लगेंगे वो कितने रुपए लगेंगे, 24 रुपये लगेंगे। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या है, 24 रुपये। लेकिन मीटर स्क्वायर का मतलब है एरिया, तो निकालो एक बार। तो यहाँ अगर मैंने एरिया निकाला तो वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब है कि यहाँ मैंने 15 को 5 से गुना किया तो यहाँ क्या मिलेगा, 75। एरिया है मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब जैसे यहाँ देखो 75, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 24 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर में 24 रुपये लगते हैं, तो 75 मीटर स्क्वायर है यहाँ तो टोटल, तो उसमें कितने रुपए लगेंगे। तो 75 को हम किससे गुना करेंगे, 24 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट मिल जाएगी हमें, ठीक है, टोटल प्राइस। तो यहाँ आपसे पूछा है कि 75 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर तो है 24 रुपये, तो 75, तो इसका मतलब है कि 75 को 1 मीटर स्क्वायर से हम गुना करेंगे, तो 75 इंटू 24, तो यहाँ जो भी टोटल कॉस्ट है वो क्या मिलेगी हमें, 1800। तो ये टोटल कॉस्ट हो गई, मतलब कुल लागत हो गई। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे, आज यही है, फिर बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल करेंगे।
और कल व्रत मतलब सर्कल भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्रत और एक अर्धव्रत हो गया जिसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। और उनके क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। आज इतना ही।